हे ऑल, वेलकम बैक टू योर चैनल सीक्रेट आयुर्वेदा। आज का हमारा टॉपिक है हेत्वाभास, जिसको ही हम असद हेतु भी कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सद हेतु क्या होता है और साथ ही साथ हमने देखा था कि अनुमान प्रमाण का आयुर्वेद में क्या महत्व है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हेत्वाभास। देखिए, असद हेतु को ही अहेतु भी कहते हैं और इसको ही हम हेत्वाभास भी कहते हैं। ठीक है, हेत्वाभास ये जो शब्द है, ये हेतु प्लस आभास, ये दो शब्दों से मिलकर हेत्वाभास ये शब्द बना है। अब असद हेतु या फिर जिसको हम हेत्वाभास भी कहते हैं, इसका पर्याय नाम ही है अहेतु और हेत्वाभास। मीन्स असद हेतु को ही अहेतु कहते हैं और असद हेतु को ही हेत्वाभास भी कहते हैं। ठीक है, अब कुछ आचार्यों ने जो है हेत्वाभास को अलग अलग नाम दिया है, जो कि एमसीक्यू का क्वेश्चन है। देखिए, न्याय दर्शन ने कहा है हेत्वाभास को असद हेतु, तर्क संग्रह के अनुसार हेत्वाभास को दुष्ट हेतु कहते हैं और चरकाचार्य ने हेत्वाभास को अहेतु कहा है। ठीक है, तो अब असद हेतु या फिर हेत्वाभास अहेतु, इसका अर्थ होता क्या है? देखिए, सद हेतु में हमने सद का अर्थ क्या देखा था? यथार्थ देखा था। तो यहाँ पर असद का अर्थ होगा अयथार्थ, यानी कि वस्तु जैसा है वैसा उसका हमें ज्ञान न होना, उसको हम बोलेंगे अयथार्थ। ठीक है, मतलब कि जो मिथ्या ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो असद हेतु का अर्थ होता है कि मतलब जो हेतु नहीं है परंतु हेतु जैसा हमें दिखा रहा है, मतलब कि हमें लगता है कि ये हेतु है, ये मेन कॉज है, किसी भी साध्य को सिद्ध करने के लिए ये मेन कॉज है। ठीक है, बट वो कॉज ना होते हुए दूसरा ही कॉज होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अहेतु। अब इसमें हम देखते हैं कि असद हेतु में जो है तर्क संग्रह के अनुसार 5 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। देखते हैं, देखिए औसत हेतु को जो है तर्क संग्रह के अनुसार अलग प्रकार है और चरक ने अलग प्रकार बताया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तर्क संग्रह ने कौन कौन से बताया है। पहले मैं ये आपको चार्ट फॉर्म में बताऊंगी, उसके बाद में मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी। ओके, देखिए, तर्क संग्रह के अनुसार 5 प्रकार के कौन कौन से दोष है। पहला है सव्यभिचार अनैकांतिक, इसके भी हम देखते हैं कि और 3 प्रकार है, साधारण अनैकांतिक, असाधारण अनैकांतिक और है अनुपसंहारी अनैकांतिक। ठीक है, दूसरा है अविरुद्ध हेत्वाभास, तीसरा है सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास और चौथा है असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास के भी और 3 प्रकार है, आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्यत्व असिद्ध। ठीक है, पांचवा है बाधित हेत्वाभास। चरक ने भी हम देखते हैं कि असद जो हेतु है इसके 3 प्रकार बताए हैं, प्रकरण सम, संशयसम, वर्ण्यसम। ठीक है, और एक है सव्यभिचार। तो चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे तर्क संग्रह के अनुसार हेत्वाभास के प्रकार। ठीक है, तो ये प्रकार बताने से पहले 3 टर्म मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले पहला है साध्य। साध्य मतलब कि जिसको हमको सिद्ध करना है उसको हम बोलेंगे साध्य, है ना, जिसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, उसको बोलते हैं साध्य। दूसरा है हेतु, ये साध्य जिसके द्वारा हमको प्रूफ करते हैं हम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेतु, मतलब जिसकी हेल्प लेकर हम साध्य को प्रूफ करते हैं उसको हम बोलेंगे हेतु। और तीसरा है पक्ष, मतलब कि जिस स्थान पर हम अनुमान लगाने वाले हैं उस स्थान को हम बोलते हैं पक्ष। उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि पर्वत है और पर्वत के पीछे हमको दिख रहा है कि वहाँ पर धुआं उठ रहा है, तो हम ये अनुमान लगाएंगे धुएं को देखकर कि वहाँ पर अग्नि है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या प्रूफ करना है? हमको अग्नि को प्रूफ करना है, हमको अग्नि को सिद्ध करना है। तो वो जो अग्नि हो गया वो हो गया साध्य। ठीक है, और वो जो धुआं हो गया वो हो गया हेतु और पर्वत जो है वो हो गया पक्ष। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स ध्यान में रखिए क्योंकि आगे हमको ये समझना है अगर हेत्वाभास के प्रकार, तो ये पहले 3 टर्म क्या है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। देखिए, अब हम देखेंगे इसके प्रकार। तो पहला प्रकार है सव्यभिचार हेत्वाभास। ठीक है,
मतलब कि जिसमें व्यभिचार नामक दोष पाया जाता है उसको बोलते हैं सव्यभिचार हेत्वाभास। सव्यभिचार हेत्वाभास को अनेकांतिक हेत्वाभास भी कहते हैं। चलिए मैं इसको आपको डिटेल में बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। सव्यभिचार हेत्वाभास मतलब हमने क्या कहा कि जिसमें व्यभिचार नामक दोष पाया जाता है। अब देखिए अनुमान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, दो चीज़, एक साध्य और दूसरा है हेतु। ठीक है, और साध्य और हेतु के जो अविनाभाव संबंध है इसको ही हम बोलते हैं क्या, व्याप्ति। ठीक है, साध्य और हेतु जो है जो सहचार्य नियम के साथ रहते हैं इसको हम बोलते हैं व्याप्ति। ठीक है, तो उस नियम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो जो एक हेतु है वो एक ही साध्य के साथ रहता है, हमेशा एक हेतु एक ही साध्य के साथ रहेगा इस नियम के अनुसार। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अव्यभिचार। अव्यभिचार मतलब कि एक हेतु एक ही साध्य के साथ रहेगा, लेकिन उसके अपोजिट सव्यभिचार। सव्यभिचार मतलब क्या होगा, या फिर जिसको ही हम व्यभिचार भी बोलेंगे, तो उसका मतलब ये होता है कि जो हेतु है वो साध्य के साथ या फिर साध्य के बिना भी जो है पक्ष पर उपस्थित रहता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए राजू नाम का कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके ऊपर हम ये अनुमान लगाते हैं कि राजू को जो है एब्डोमिनल पेन है, उदरशूल है, ठीक है, इसलिए उसको अपेंडिसाइटिस है करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो उदरशूल हो गया ये हुआ हमारा हेतु, और जो अपेंडिसाइटिस है ये हो गया साध्य। ठीक है, लेकिन जो एब्डोमिनल पेन है वो सिर्फ अपेंडिसाइटिस में होता है क्या, नहीं, बाकी अलग अलग डिजीजेस में भी होता है, अलग अलग व्याधियों में भी होता है। जैसे कि अगर आपको एसिडिटी हुई तो भी, इंडाइजेशन हुआ है ना, तो शूल व्याधि हुई तो इसमें भी अपन देखते हैं कि एब्डोमिनल पेन होता है, उदरशूल अपने को होता ही है। तो यहाँ पर जो हमने उदरशूल लिया, जो हेतु हमने लिया है वो साध्य के साथ भी रहेगा और साध्य के बिना भी रहेगा। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं सव्यभिचार हेत्वाभास। ठीक है, अब जब हेतु जो हेतु है वो एक ही साध्य के साथ रहता है, एक हेतु एक ही साध्य के साथ रहता है, उसको हम बोलते हैं एकांतिक। ठीक है, उसको बोलेंगे एकांतिक, ध्यान दीजिए। लेकिन जब वो व्यभिचार दोष के साथ रहता है तो अपन उसको बोलेंगे अनैकांतिक। ठीक है, इसलिए सव्यभिचार हेत्वाभास को अनैकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है, ये कई बार एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि सव्यभिचार हेत्वाभास को दूसरा क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखिए इसको आप। अब देखिए सव्यभिचार हेत्वाभास के 3 प्रकार हैं। ठीक है, उसमें पहला है साधारण अनैकांतिक। ठीक है, अब सबसे पहले नॉर्मल जो नियम है वो मैं आपको बताती हूँ कि नियम क्या है। ठीक है, नॉर्मल, मैं साधारण के लिए नहीं बता रही हूँ। ठीक है, देखिए क्या है कि जो हेतु है वो पक्ष पर रहना चाहिए। ठीक है, और सपक्ष के ऊपर रहना चाहिए लेकिन विपक्ष में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हेतु कहाँ कहाँ पे रहना चाहिए, सपक्ष पे, पक्ष पे, पर विपक्ष पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उदाहरण जैसे कि धूम जो है वो पर्वत पर रहेगा, धूम ये कीचन यानी कि महानस में रहेगा, लेकिन वो कभी भी जलाशय के ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन साधारण अनैकांतिक में क्या होता है कि जो हेतु है वो सपक्ष पे भी रहता है, विपक्ष पे भी रहता है और पक्ष पे भी रहता है। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं साधारण अनैकांतिक। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रकार है असाधारण अनैकांतिक। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि हेतु जो है ये केवल पक्ष के ऊपर रहता है, हेतु सपक्ष और विपक्ष पर नहीं रहता। हेतु केवल कहाँ पे रहता है, बोला है पक्ष के ऊपर रहता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, शब्द नित्य है क्योंकि शब्द में शब्दत्व गुण रहता है। ठीक है, अब गुण जो है ये 5 प्रकार के होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, ये 5 प्रकार के गुण होते हैं और इन गुण की जाति होती है उस गुण के अनुसार, जैसे शब्द की शब्दत्व, रूप की रूपत्व, स्पर्श की स्पर्शत्व। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या बोला है कि शब्दत्व यह गुण केवल शब्द के ऊपर रहेगा, वो स्पर्शत्व, रूपत्व ऐसे अन्य द्रव्यों में नहीं रहेगा, तो ऐसे हेतु को असाधारण अनैकांतिक कहते हैं। मतलब कि जो हेतु है ये केवल पक्ष पे रहेगा और यहाँ पर जो शब्दत्व ये गुण है ये कहाँ पे, शब्द के ऊपर है। ठीक है, शब्द क्या हो गया, पक्ष हो गया, तो शब्दत्व ये गुण केवल शब्द के ऊपर ही रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास। ठीक है,
अब तीसरा क्या होगा, अनुपसंहारी अनेकांती। अनुपसंहारी में क्या बोला है कि अनुपसंहारी ये अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति के दृष्टांतों से परे या रहित रहता है। तो भाई अन्वय व्याप्ति मतलब क्या होता है और व्यतिरेक व्याप्ति मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। अन्वय व्याप्ति मतलब होता है कि जिसमें साध्य और हेतु का हमको पॉजिटिव रिलेशन दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, ठीक है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः वह्निः, ठीक है। और व्यतिरिक्त व्याप्ति मतलब होता है कि हेतु और साध्य इसका नेगेटिव रिलेशन जहाँ पर हमको देखते हैं कि मतलब कि जहाँ जहाँ अग्नि नहीं वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन अनुपसंहारी का। सभी पदार्थ जो पृथ्वी में हैं वो अनित्य है। यहाँ पे क्या बोला है कि जितने भी पदार्थ है पृथ्वी में जो है वो सभी अनित्य है करके, लेकिन हम देखते हैं कि जो महाभूत के परमाणु होते हैं वो नित्य होते हैं, ठीक है। तो इस वाक्य से हम देखते हैं कि ये जो है अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति से रहित है, इसीलिए इस हेतु को हम बोलेंगे अनुपसंहारी अनेकांतिक हेत्वाभास, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है तर्क संग्रह के अनुसार हेत्वाभास का, वो है विरुद्ध हेत्वाभास, ठीक है। इसमें क्या बोले कि साध्य भाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध यथा शब्दो नित्य कृतत्वात् घटवदिति। मतलब कि जिस हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि होनी चाहिए उसी हेतु से साध्य का अभाव सिद्ध होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ धुएं और अग्नि वाले एग्जाम्पल से, ठीक है। मतलब जो हमने लिया था धूम और अग्नि का, देखिए हेतु क्या है धुआं और साध्य जो है वो अग्नि। मतलब कि धुएं को देखकर जो है हम अग्नि का अनुमान लगाते हैं, धुएं को देखकर ही हम बोलते हैं कि वहाँ पर अग्नि है करके, ठीक है। तो धुएं के द्वारा क्या सिद्ध होता है, अग्नि को हम सिद्ध करते हैं। लेकिन मान लीजिए उसी अग्नि को अगर हमने बुझा दिया, ठीक है, पर धुआं तो बुझाने के बाद भी धुआं तो वहाँ पर है ही ना, लेकिन अब उस हेतु के द्वारा हम उसको हम सिद्ध कर पा रहे हैं क्या, नहीं। अब उस हेतु के द्वारा धुएं के द्वारा जो उस अग्नि का हमको यहाँ पर अभाव पता चल रहा है। तो वही बोला है कि जिस हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि होनी चाहिए उसी हेतु से साध्य का जो है अभाव सिद्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रकार है सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास, ठीक है। अब सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास में जो प्रतिपक्ष है इसका मीनिंग क्या होता है कि टू डिफरेंट एंड अपोजिट स्टेटमेंट इन वन प्लेस। मतलब कि जो अलग अलग अर्थ वाले वाक्य जो है वो एक ही जगह पर उपस्थित होना, ठीक है, एक ही जगह पर प्रेजेंट होना, उसको हम बोलते हैं प्रतिपक्ष, ठीक है। जिसमें प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध या फिर अपोजिट। देखिए क्या होता है कि दो वाक्य है, ठीक है। मान लीजिए हमने बोला कि दो वाक्य है, उसमें से जो एक वाक्य है वो साध्य को सिद्ध करने वाला है और जो दूसरा वाक्य है वो साध्य का अभाव निश्चित करता है या हेतु के द्वारा साध्य का अभाव करता है। एक ही समय पर दो अलग अलग वाक्य बोलना इसको कहते हैं सत प्रतिपक्ष। एट अ वन टाइम दो डिफरेंट वाक्य को बोलना उसको बोलेंगे सत प्रतिपक्ष, ठीक है। जब आपका तर्क किसी दूसरे तर्क के जरिए गलत साबित हो जाए तो उसे सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैं। मतलब हमने दो वाक्य बोला, उसमें से एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य को खंडन कर रहा है, एक जो अनुमान हमने लगाया, जो हमने तर्क किया, ठीक है, और एक हमने दूसरा तर्क किया, तो जो मान लीजिए दूसरा तर्क है वो पहले वाले तर्कों को खंडन कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं कि अग्नि जो है ये तेजस्वी है इसीलिए वह गर्म होती है। हमने बोला कि अग्नि तेजस्वी है इसीलिए वो गर्म रहता है, ठीक है। दूसरा हमने लिया कि चंद्रमा भी तेजस्वी है लेकिन वह गर्म नहीं है। अब देखिए पहला वाला जो वाक्य हमने बोला कि अग्नि तेजस्वी है इसलिए वो गर्म है, लेकिन ये हमने अनुमान किया, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रमा भी तेजस्वी लेकिन वो गर्म होता है क्या, नहीं। तो ये जो दूसरा वाला हमने तर्क किया है वो पहले वाले तर्क को खंडन कर रहा है, चंद्रमा जो है इसको खंडन कर रहा है, ठीक है। तो वही बोला है कि इसका मतलब है कि आपके तर्क में कमजोरी है क्योंकि उसे काटने वाला दूसरा सही तर्क मौजूद नहीं है, ठीक है। देखिए असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास मतलब होता क्या है, किसी भी अनुमान को सिद्ध होने के लिए उसके हेतु का सिद्ध होना आवश्यक है। यदि हम ऐसे हेतु का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सिद्ध नहीं है तो ऐसे हेतु को असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं, ठीक है। तो जो भी हम अनुमान लगाते हैं उसमें हम क्या बोलते हैं कि हेतु जो है ये खुद सिद्ध होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी हम हेतु का इस्तेमाल कर रहे हैं यदि वो खुद ही सिद्ध नहीं है तो उस हेतु को हम बोलते हैं असिद्ध हेत्वाभास, ठीक है। इसके तीन प्रकार है।
पहला है आश्रय असिद्ध। क्या बोला है यहाँ पे कि हेतु के संदर्भ में आश्रय का अर्थ पक्ष। अगर किसी हेतु का आश्रय असिद्ध है मतलब अस्तित्व में नहीं है, अर्थात उसका पक्ष अस्तित्व में नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं आश्रय असिद्ध। आश्रय मतलब कि हम बोलेंगे कि वो लोकेशन जहाँ पर हम हेतु को सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है, वो खुद ही अस्तित्व में ना होना। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते, नॉर्मल एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अग्नि और धुएं वाला, ठीक है, तो धुएं को देखकर हम किसका अनुमान लगाते हैं? अग्नि का अनुमान लगाते हैं। जिस स्थान पर हम अनुमान लगा रहे हैं वो है पक्ष, मतलब कि धुएं का आश्रय स्थान क्या हो गया? वो पर्वत हो गया, ठीक है, पक्ष हो गया, वो पर्वत हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बोला गया है कि हेतु का जो आश्रय है वो असिद्ध है, मतलब कि जो पक्ष है वही अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे आश्रय असिद्ध। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आकाश कमल सुगंधी रहता है क्योंकि वह कमल है, ठीक है। यहाँ पर इस उदाहरण में जो है पक्ष हमने किसको बोला है? आकाश। तो देखिए इस वाक्य को देखकर हम क्या बोलेंगे कि जो कमल है वो कहाँ पर रहता है? तालाब में रहता है। लेकिन यहाँ पर जो पक्ष बोला गया है वो क्या है? आकाश बोला गया है। पर जो कमल है वो आकाश में रहता है क्या? नहीं। तो जो पक्ष है वही अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इसमें हम बोलेंगे इसको क्या? आश्रय असिद्ध, ठीक है। ये हो गया इसका पहला प्रकार असिद्ध हेत्वाभास का। इसका दूसरा प्रकार है स्वरूप असिद्ध। इसमें क्या बोला है कि जब हेतु पक्ष पर नहीं पाया जाता उसे स्वरूप असिद्ध कहते हैं। यहाँ पक्ष अस्तित्व में है। देखिए सबसे पहला जो हमने देखा था वो क्या है? आश्रय असिद्ध। उसमें क्या है? पक्ष अस्तित्व में नहीं था, ठीक है। लेकिन स्वरूप असिद्ध में हम देखते हैं कि जो पक्ष है वो अस्तित्व में है, लेकिन हेतु जो है ये पक्ष पर नहीं पाया जाता है, हेतु पक्ष पर उपस्थित नहीं रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, शब्द यह गुण है क्योंकि वह आंखों से दिखाई देता है। अब इस वाक्य में जो है साध्य हमने क्या लिया? शब्द का गुण होना, ये साध्य है। हेतु क्या है? आंखों से दिखाई देना। और पक्ष क्या है? ये शब्द है। देखिए शब्द को हम अपने आंखों से देखते हैं क्या? नहीं, उसको तो हम अपने कानों से सुनते हैं ना, राइट। तो जो यहाँ पर हेतु है ये हेतु ही पक्ष पर हमको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो ऐसे हेतु को हम बोलते हैं स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद में व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास, ठीक है। व्याप्यत्व मतलब क्या होता है कि हेतु और साध्य का जो है संबंध हर समय सही नहीं होता है व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास में, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि उपाधि युक्त हेतु, उपाधि मतलब कि एक लिमिटेशन रहता है, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने बोला कि नॉर्मली हम बोलते हैं कि हमको धुआं देखने पर हम बोलते हैं कि धुआं है वहाँ पर, तो वहाँ पर अग्नि भी है करके, ठीक है। लेकिन गीली लकड़ी अगर है, अगर हमने उसको जलाया तो वहाँ पर हमको अग्नि दिखाई देता है क्या? नहीं, हमको वहाँ पर धुआं दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है कि उदाहरण में जहाँ धुआं होता है वह आग होती है। लेकिन यह तर्क हर जगह सही नहीं है। कहीं कहीं जैसे गीली लकड़ी जलने पर धुआं तो हो सकता है लेकिन आग नहीं, ठीक है। तो ऐसे इसमें हम इसको क्या बोलते हैं? व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास, ठीक है। व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास। अब जो लास्ट प्रकार है तर्क संग्रह के अनुसार वो है बाधित हेत्वाभास, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि तर्क में दिया गया हेतु किसी मजबूत तथ्य या अनुभव से गलत साबित हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जो हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे अनुभव तथ्य के द्वारा जो है गलत साबित होना। उदाहरण की अग्नि ठंडी है क्योंकि यह बर्फ को पिघला देती है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अग्नि ठंडी है, लेकिन हमें क्या पता है कि अग्नि जो ठंडा होता है क्या? नहीं होता है, वो तो गर्म होता है। तो यहाँ पर जो हेतु दिया है वो क्या है? अग्नि का ठंडा होना। ये तो असत्य है, ये गलत है, ठीक है। तो वही बोला गया कि तर्क में जो दिया गया हेतु है, जो कारण है, वो किसी अन्य मजबूत तथ्य के द्वारा उसका गलत साबित हो जाता है, वो उसको ही हम बोलते हैं बाधित हेत्वाभास, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि चरक के अनुसार हेत्वाभास के प्रकार कौन कौन से। पहला है प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण्य सम, ठीक है। तो प्रकरण सम मतलब होता क्या है? पक्ष, हेतु एवं साध्य ये तीनों भी स्वतंत्र रहने चाहिए, ठीक है। दूसरा है संशय सम, जिसमें संशय का अर्थ होता है संदेह। संशय उत्पन्न करने वाला हेतु है और संशय को दूर करने वाला भी हेतु है। इसको हम बोलते हैं संशय सम हेत्वाभास, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ण्य सम, मतलब कि जो हेतु वर्णन करने योग्य युक्त नहीं है,
ठीक है। फिर है सव्यभिचार हेत्वाभास, हेतु से साध्य कभी सिद्ध होता है तो कभी नहीं होता है, ऐसे हेतु को हम बोलते हैं सव्यभिचार हेत्वाभास। तो यहाँ पर हमने जो है अनुमान प्रमाण इस अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपका कोई भी पॉइंट छूटा है या फिर आपको नहीं समझा है तो आप वापस से वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।